नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भूगोल का पहला अध्याय संसाधन के बारे में बताऊंगा। संसाधन या रिसोर्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे तथा इसका वितरण और उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे परिभाषा एवं प्रकार। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण और उपयोग कैसे होता है। यह जो 3 पॉइंट्स अगर हम समझ जाएंगे तो हमें इस संसाधन के बारे में एक स्पष्ट छवि, एक स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि संसाधन किसे कहते हैं। अब हम लोग परिभाषा एवं प्रकार पर चलते हैं। संसाधन उसे कहते हैं जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे। अब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन हमें हवा देती है, अर्थात हवा संसाधन है। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, यह पानी हमें जल से प्राप्त होता है और तो जल एक संसाधन है। हमें रहने के लिए भूमि चाहिए, भूमि एक संसाधन है। खेत एक संसाधन है, मकान एक संसाधन है। सभी संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। शुरू में हम लोग प्रकृति पर निर्भर थे, जंगल में रहते थे, जंगली पशु खाते थे, कंदमूल खाते थे। तो प्रकृति की निर्भरता से लेकर आज हम लोग जो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमारी इच्छाएं बढ़ती गई और हम लोगों ने मानव निर्मित वस्तुओं तक की यात्रा पूरी की। यानी प्रकृति से लेकर मानव निर्मित वस्तुओं तक की यात्रा के क्रम में जो जो चीज़ें हम लोगों ने पूरा की, हम लोगों ने बनाई, वह सभी संसाधन की श्रेणी में आते हैं। वायु, जल, खेत, सड़क, मकान, जंगल, टीवी, मोबाइल, जितने चीज़ हम समझ सकते हैं, कॉपी, पुस्तक, कलम, सभी संसाधन है। और मानव स्वयं एक संसाधन है। क्योंकि मानव न रहेगा तो न तो सृजन हो सकता है और न तो निर्माण हो सकता है। हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने कला कौशल से, अपने ज्ञान से हम लोगों ने संसाधन का निर्माण अपनी आवश्यकता के अनुसार किया। इसलिए संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जो मानव ने बनाया, और तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने संसाधन की परिभाषा को संक्षेप में समझा कि परिभाषा कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। अब इसका क्या, जो इसका मूल्य है, वह उसके मूल्य का जो परिवर्तन होता है वह उसके रूप और गुण पर निर्भर है। अब जैसे एक लकड़ी है, आम की लकड़ी, आम का पेड़ है, उस लकड़ी को हम लोग काट कर लाते हैं तो लकड़ी एक संसाधन है। लेकिन जैसे ही उससे हम लोग एक फर्नीचर बनाते हैं उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो वह जो फर्नीचर है वह भी एक संसाधन है, लेकिन उसका मूल्य चूंकि बढ़ चुका है इसलिए वह वर्धित मूल्य का संसाधन हुआ, उसका गुण बदल जाता है। अर्थात जितने भी मूल्यवान वस्तुएं हैं सभी संसाधन हैं। संसाधन अगर सौंदर्यता के आधार पर देखें तो उसे हम लोग सौंदर्य मूल्य, मुद्रा से जुड़ने पर उसका आर्थिक मूल्य, अधिनियम से जुड़ने पर कानूनी मूल्य तथा संरक्षण से जुड़ने पर उसका नैतिक मूल्य बढ़ता है, होता है। तो संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधन मानव ने अपनी कला कौशल से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसको अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढाल दिया तो उसका मूल्य बढ़ गया। तो इसलिए जो संसाधन है उसका सौंदर्य मूल्य भी होता है, आर्थिक मूल्य भी होता है, कानूनी मूल्य भी होता है और नैतिक मूल्य भी होता है। अब अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं कि जंगल की, जैसे मैंने अभी लकड़ी का उदाहरण लिया, जंगल की लकड़ी का एक मूल्य है, सिर्फ लकड़ी का। लेकिन जैसे ही इसको हम फर्नीचर बनाते हैं इसका मूल्य बढ़ गया, क्योंकि यह सुंदर हो गया, सौंदर्य मूल्य बढ़ गया। और इसके चलते मुद्रा से चूंकि जुड़ गया, अब उससे हम रुपया पैसा से खरीदते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य भी बढ़ गया। तो तात्पर्य यह है कि जो संसाधन होते हैं वे प्राकृतिक होते हैं और मानव के द्वारा निर्मित होने के बाद उनका
आर्थिक मूल्य भी बढ़ जाता है, उनका सौंदर्य मूल्य भी बढ़ जाता है। और फिर मानव स्वयं एक संसाधन है जो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उस प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित करके उसे अपने उपयोग और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाता है। यह बच्चों इसकी एक परिभाषा हुई। अब हम लोग देखें आगे कि संसाधन होते नहीं, ये बनाए जाते हैं। जैसे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जल में, नदियों में जल है, समुद्र में जल है, हवा है, सूरज की रोशनी है। अब इससे हम लोग संसाधन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक डैम बनाया, नदी पर एक हम लोगों ने डैम खड़ा किया, उससे पानी निकालकर हम लोगों ने विद्युत पैदा किया। सूरज की रोशनी से हम लोगों ने सोलर ऊर्जा पैदा की। हवा से हम लोग पवन चक्की चलाए और हम लोगों ने पवन ऊर्जा पैदा की। कूड़ा कचरा से हम लोग बिजली बनाए। अर्थात संसाधन निर्माण में मानव, प्रकृति और मानव गतिविधियां तीनों की प्रमुख भूमिका है। संसाधन बनाया गया, यह बिजली जो है यह हमारे उपयोग के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए बनाया गया, इसलिए बिजली को एक संसाधन हम मान के चलते हैं। सौर ऊर्जा से हम लोग आजकल विद्युत पैदा कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से हम लोग कार चला रहे हैं, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बहुत से उपयोग इसके हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संसाधन को हम लोगों ने, मानव ने उसका इस प्रकार अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण किया कि वो हमारे उपयोग में आता है। इसलिए मानव, प्रकृति और मानवीय गतिविधियां, ये तीनों के चलते प्राकृतिक संसाधन का हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं और उसकी एक प्रमुख भूमिका है। अब हम देखें कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन और तीसरा मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिया या जो स्वयं अपने आप जो उपलब्ध है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी है, जल है, पहाड़ है, मरुस्थल है, वनस्पति है, खनिज है, जैविक है। इसको बनाया नहीं जाता है, यह प्रकृति ने हमको दिया, जमीन से निकाला गया या जमीन के ऊपर है। अब जैसे मिट्टी है वो हमने नहीं बनाया, पत्थर के टुकड़े हवा के द्वारा, वायु अपरदन के द्वारा या किसी और कारण से काफ़ी लंबे समय के बाद वो टूट टूट कर मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। जल है, पहाड़ है, मरुस्थल है जहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, खनिज है, जमीन के नीचे से हम लोग खनिज निकालते हैं, लोहे का खनिज हो या फिर तांबे का या सोने का या चांदी का, या फिर जो जैविक चीज़ हैं, ये सभी हमें प्रकृति ने दिए हैं। इसलिए इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है मानव संसाधन। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता से जो अगर संसाधन का हम निर्माण और उपयोग करते हैं वह मानव संसाधन है। शिक्षा विभाग का नाम भी मानव संसाधन विकास विभाग रखा गया, क्योंकि आपका जो दिमाग है वह एक संसाधन है, मानव संसाधन है। इसका जितना हम उपयोग और प्रयोग करेंगे, इसके द्वारा हम नए नए प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नए नए चीज़ बनाएंगे और उससे हमारा दैनिक जीवन और सहज और सुलभ हो सकेगा। तो मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि यह अपने दिमाग का और शारीरिक क्षमता का उपयोग करता है। और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण किया, अब जैसे जब तक चक्के का आविष्कार नहीं हुआ था, मानव की गति जो थी वह बहुत धीमी थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलता था। चक्के का आविष्कार हुआ, यानी मानव निर्मित संसाधन बना। अब उस चक्के के आविष्कार के चलते आज हमारी जो गति है वो तेज हो गई। हम हैं रेल, मोटर कार, हवाई जहाज, ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन है। जितने भी यंत्र बनते हैं, जितने भी औजार बनते हैं, जितने मकान बनते हैं, ये सभी मानव निर्मित है, संसाधन है, चूँकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधन की मुख्य परिभाषाएं यह है कि वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। हमें रहने के लिए आवास चाहिए तो भवन चाहिए, वह मानव निर्मित संसाधन है।
हमें चलने के लिए सड़क चाहिए, सड़क पर चलने के लिए उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें कार चाहिए, बस चाहिए, ट्रक चाहिए, रेल चाहिए, सभी संसाधन हैं। ट्रेन को बनाने के लिए या उस वस्तु को बनाने के लिए हमें औजार चाहिए, उसको चलाने के लिए हमें यंत्र चाहिए, ये सभी संसाधन हैं। चाहे वो बिजली बनाने का वो डैम हो या फिर वो लोहा गलाने का कारखाना हो, सभी संसाधन हैं जो मानव निर्मित संसाधन हैं। तो संक्षेप में इसे हम यह समझें कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग निर्माण करते हैं वह मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में आते हैं, तथा प्रकृति ने जो उपलब्ध कराया है मुफ्त रूप में, जैसे मिट्टी, जल, पहाड़, मरुस्थल, खनिज इत्यादि, वह प्राकृतिक संसाधन हैं। तथा मानव जो अपने दिमाग और शारीरिक क्षमता का प्रयोग करता है वह मानव संसाधन है। अर्थात संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग आगे देखें इसका वर्गीकरण कि प्राकृतिक संसाधन कितने वर्ग में बांटा जा सकता है। अगर विकास के आधार पर देखते हैं तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, संभावित संसाधन और वास्तविक संसाधन। संभावित संसाधन वे होते हैं कि जिन संभावना रहती है उसकी उपलब्ध होने की, हमें पता नहीं है कि कितना उपलब्ध है, जमीन के नीचे कौन सा खनिज है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितना टन उपलब्ध है, हमें पता नहीं है। कभी अरब देशों को पता नहीं था कि उसके बालू के नीचे इतना पेट्रोल है, संभावित संसाधन था। और जब पता चल जाता है कि यहाँ पर इतना उपलब्ध है, उसे हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन अर्थात पूरा आकलन नहीं हो पाता है, संभावना रहती है उसकी उपलब्ध होने की, और वास्तविक संसाधन जो हमें ज्ञात है कि वो कितना उपलब्ध है। अब जिस भूमि पर हम खड़े हैं पता नहीं इसके नीचे कोयला है, किसके नीचे सोना है, किसके नीचे क्या है, अयस्क होता है, क्योंकि यह धातु मूल रूप में होते नहीं है, ये अयस्क के रूप में होते हैं। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक विभाग है जिसका काम ही यही है कि ज़मीन के नीचे कौन कौन से खनिज हैं या कौन कौन से अयस्क हैं वो पता लगाता है कि कहाँ पर पेट्रोल है, कहाँ पर लोहा है, कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर अन्य धातु का खनिज है, और वह पता लगाता है, फिर उसकी खुदाई होती है, तो वह संभावित संसाधन हुआ। और पता चल गया कि यहाँ पर झरिया में कोयला है और इतना टन कोयला है, तो वह जो हुआ वास्तविक संसाधन हुआ। अब हम देखें दूसरा वर्ग प्रयोग के आधार पर। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका नवीनीकरण होता है, जो बनता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और अनवीकरणीय संसाधन हुआ वह संसाधन जो है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो वह खत्म होता चला जाता है, उसका निर्माण पुनः नहीं होता है। अब उदाहरण देखें नवीकरणीय संसाधन का। जैसे मान लीजिए हवा है, धूप है, पानी है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। पानी अगर हम लोग यूज करते हैं, समुद्र का पानी या फिर नदी का पानी, फिर पानी बन जाता है। और अगर किसी खास स्थान पर कोयला है और उसका हम लोग खनन करके कोयला निकालते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से कोयला खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोयला बनने में फिर लाखों वर्ष लगेंगे। फिर वह ज़मीन के नीचे दबेगा, बहुत समय के बाद वह वस्तु कोयले के रूप में परिवर्तित होगा। अर्थात वह अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पेट्रोल उपलब्ध है, पेट्रोल को हम निकालते चले जा रहे हैं खनन करके, एक समय ऐसा आएगा कि वह पेट्रोल खत्म वहाँ से हो जाएगा, फिर हमको दूसरे स्थान पर जाना होगा। इस प्रकार नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन की श्रेणी में आता है जिसका कि निर्माण स्वतः होता है, और अनवीकरणीय संसाधन उस श्रेणी में आता है जिसका निर्माण नहीं होता है और वह खत्म होता चला जाता है। अगला वर्ग हम लोग देखें उपलब्धता के आधार पर। अगर वह संसाधन सभी जगह उपलब्ध है तो उसे सर्वत्र व्यापी संसाधन कहते हैं। अगर वह संसाधन किसी खास जगह पर उपलब्ध है तो उसे हम लोग स्थानीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे देखें हवा यह सर्वत्र व्यापी संसाधन है, धूप सर्वत्र व्यापी संसाधन है, जल
सर्वत्र व्यापी संसाधन है। लेकिन कोयला खास जगह पर उसका हमको कोयला मिलता है, इसलिए वह स्थानीय संसाधन हुआ। पेट्रोल वह खास जगह पर मिलता है, इसलिए उसको हम लोग स्थानीय संसाधन कहते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ के ज़मीन के नीचे से पेट्रोल नहीं निकल सकता है, क्योंकि वह स्थानीय संसाधन है। जहाँ पर वह पेट्रोल होगा ज़मीन के नीचे, वहीं से निकाला जा सकता है। इसलिए इसको हम लोगों ने उपलब्धता के आधार पर दो वर्ग में बांटा, एक सर्वत्र व्यापी संसाधन और दूसरा स्थानीय संसाधन। अब आगे हम लोग देखें, उत्पत्ति के आधार पर एक संसाधन होता है जिसे हम लोग कहते हैं जैव संसाधन, और दूसरा संसाधन होता है जिसे हम लोग कहते हैं अजैव संसाधन। जो पेड़ पौधे जीव जंतु से बनते हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव चीज से बनते हैं उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पहाड़ है, मिट्टी है, भूमि है, ये सब अजैव संसाधन हुआ। और ज़मीन के नीचे से अगर हम लोग कोई जो जैविक पेड़ पौधे से बनते हों या फिर जीव जंतु से बनते हों, जैसे पेट्रोल वगैरह है, इसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्ग में बांटा गया, दो श्रेणी में बांटा गया, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। फिर है स्वामित्व के आधार पर, उस संसाधन पर किसका हक है, कौन उसका मालिक है, इसके आधार पर हम लोग उसको अलग अलग खंड में बांटते हैं। पहला है निजी संसाधन, वह संसाधन जिसका हम मालिक हैं, जो किसी के मालिकत्व में है, स्वामित्व में है। जैसे यह मकान है, यह मेरा है, इसलिए यह मेरा संसाधन है। दूसरा है सार्वजनिक संसाधन, वह संसाधन जो सामुदायिक है, जो सबके लिए है। जैसे सड़क है, रेल है, पुल है, या फिर पार्क है, मंदिर है, ये सब सार्वजनिक संसाधन है। इस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। यह सामुदायिक है, यह साझा संसाधन है, यह देश की संपत्ति है। यह जो जंगल है, यह सार्वजनिक संसाधन है। यह जो रेल है जिस पर हम लोग चलते हैं, यह सार्वजनिक संसाधन है। लेकिन अगर एक कार है जो कि मेरा अपना है, तो वह निजी संसाधन होगा। अर्थात स्वामित्व के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा निजी संसाधन है और कौन सा सार्वजनिक संसाधन है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, वह संसाधन जिसका मालिकाना हक देश को है, राष्ट्र को है। राष्ट्रीय संसाधन जो देश में उपलब्ध है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, ये सभी जो भूमि है या जो संसाधन है, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। इस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, यह राष्ट्र का हक है, और जैसे वो चाहे इसका उपयोग कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं समुद्र है, तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल वह जो होता है वह राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है कि वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व के कंट्रोल में रहता है, जिस पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं रहता है। अब जैसे हम समुद्र का ही उदाहरण ले रहे हैं, जो समुद्र है उसमें कुछ दूरी तक देश का हक है। उसके बाद EEZ होता है, जिसको हम लोग अपवर्जक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और उसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संसाधन में की श्रेणी में आता है। यानी हर देश अपने सीमा से कुछ दूरी तक के समुद्र का प्रयोग मछली मारने या किसी चीज़ में कर सकता है, या खनिज वहाँ से तेल वगैरह निकालने में कर सकता है। उस सीमा से आगे बढ़ने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी 200 तक, और उसके पश्चात जो बीच का जो समुद्र है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर आता है, संसाधन की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबकी सलाह से ही हो सकता है। फिर हम लोग देखें विस्तार के क्षेत्र में कि विस्तार की दृष्टि से यह संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है संभावित संसाधन, दूसरा होता है विकसित या वास्तविक संसाधन। मैंने अभी आपको बताया कि जिन संसाधनों की कुल मात्रा
इसका पता नहीं होता है कि कितना है इस ज़मीन के नीचे या कितना है, उसको हम लोग कहते हैं संभावित संसाधन। उसके होने की संभावना तो होती है, लेकिन उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। पता ही नहीं है कि ज़मीन के नीचे कितना पेट्रोल है या कितना कोयला है या कितना लोहे का अयस्क है। और एक होता है जो कि वास्तविक होता है, जिसके बारे में हमको जानकारी होती है कि इसके नीचे कितना लोहा है, कितना खनिज है, और हम लोग उस संसाधन को वहाँ से खनन के द्वारा निकालते जाते हैं, जिससे हम लोग विकसित या वास्तविक संसाधन कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या है। सर्वत्र व्यापी संसाधन और स्थानीय संसाधन, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो हर स्थान पर उपलब्ध होते हैं, जैसे हवा है, मिट्टी है, या सर्वत्र व्यापी संसाधन है। और जो किसी विशेष स्थान पर उपलब्ध होते हैं, जैसे राजस्थान का संगमरमर हो या झारखंड का कोयला हुआ, या स्थानीय संसाधन हुआ। यह सब जगह नहीं है। अगर हम संगमरमर खोजेंगे तो खास खास जगह पर ही उपलब्ध है, क्योंकि वह स्थानीय संसाधन है। कोयला सब जगह उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर कोयला उपलब्ध है वह वहाँ का स्थानीय संसाधन होगा। जैसे झारखंड में झरिया में कोयला उपलब्ध है, इसलिए वो स्थानीय संसाधन है। लेकिन वही झारखंड में अन्य शहर में चले जाएं, वहाँ कोयला उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापी संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि जैव संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु जो शामिल होते हैं जिस संसाधन में, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कितना पेड़ है, कितना जानवर है, ये सब जैव संसाधन हुआ। और अजैव संसाधन हुए जिसमें निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे चट्टान, भवन, रेल, खनिज, जिसमें जान नहीं होती है, वे सब निर्जीव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इसका वर्णन किया कि किस प्रकार उसका वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। निजी संसाधन में वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी व्यक्ति या समूह का अधिकार होता है, जैसे मकान है, खेत है, मोबाइल है, आपका अपना बैग है, किताब है। ये सब निजी संसाधन है, क्योंकि आपका अपना है। और सार्वजनिक संसाधन वे हुए जिस पर सबका अधिकार होता है, जैसे रेल है, पार्क है, सड़क है, मंदिर है। जो साझा संसाधन है, जिस पर कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जो सबका जिस पर अधिकार होता है, उसे सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन। देश के भीतर जो समुद्री तट है, वहाँ पर 12 नॉटिकल माइल, समुद्री मील उसको कहते हैं। जो नॉटिकल माइल 12 समुद्री मील होता है, उसे अगर मील में जोड़ते हैं तो 22.2 मील होता है। तो जो किनारा है समुद्र का, वहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक का जो इलाका है, वह राष्ट्रीय संसाधन है। इसको फिर से समझ लें। समुद्र के किनारा से लेकर 22.2 किलोमीटर अथवा 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर जो होता है वह 12 समुद्री मील होता है। यह इलाका उस देश का होता है, वह राष्ट्रीय संसाधन है। इतने बीच में वह समुद्र के अंदर से अगर उसे कोई खनिज पदार्थ प्राप्त होता है या फिर पेट्रोल प्राप्त होता है या मछली मारने का काम है, यह इतने इलाका में कर सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय संसाधन है हर देश का। समुद्र के इस तरफ का 12 नॉटिकल माइल, उस तरफ जो देश है वो अपने तरफ का 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर वह उसका राष्ट्रीय संसाधन है, उसका वो उपयोग करता है। अब इसके बाद देखें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समुद्र तट से 200 मील से आगे का जो संसाधन है, 200 मील छोड़कर उसके आगे, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उस तरफ से भी 200 मील छोड़ दीजिए और बाकी जो समुद्र के बीच का भाग है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर किसी एक देश का हक नहीं है। लेकिन जो समुद्री तट से 200 मील तक का जो क्षेत्र है वह EEZ कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो इस 200 मील तक आपको 12 नॉटिकल माइल तक तो उसका अपना संसाधन हो गया, और उसके बाद 200 मील तक वह जो है उसको EEZ की श्रेणी में रखा जाता है,
वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनुमति से वह उस जगह पर मछली पकड़ सकता है या कुछ और गतिविधियां कर सकता है। और उस EEZ के बाद जो 200 मील आगे के बाद जितना भी इलाका होता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात उस देश से, एक समुद्र के इस तरफ एक देश है, दूसरे तरफ दूसरा देश है, तो एक तरफ हम 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद फिर 200 मील, लगभग ये जो इलाका हुआ यह राष्ट्रीय संसाधन प्लस EEZ की श्रेणी में आया। और उस तरफ भी 12 नॉटिकल माइल राष्ट्रीय संसाधन हुआ, उसके बाद 200 मील EEZ हुआ, वह उस श्रेणी में आया, अंतर्राष्ट्रीय ये EEZ की श्रेणी में और राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। और फिर बाकी जो बच गया बीच में, चूंकि समुद्र काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, तो जो बीच में बच गया वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उस देश वालों को भी जो उस तरफ है या इस देश वाले को भी जो इस तरफ है, अगर उस इलाके में जो EEZ के बीच का जो इलाका है, इधर जो EEZ खत्म होता है, उधर जो EEZ खत्म होता है, बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर उसे कुछ कार्य करना है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनुमति के बाद ही कर सकता है। तो वह उसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम इस चित्र से आपको स्पष्ट होगा कि दोनों तरफ दो तट दिखलाया गया है। एक तट 12 नॉटिकल माइल तक राष्ट्रीय संसाधन है, दूसरे तरफ भी 12 नॉटिकल माइल तक राष्ट्रीय संसाधन है। 200 मील जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हुआ। दूसरे तरफ भी 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र हुआ। और उसके बाद जो क्षेत्र बीच में बच जाता है वही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका वर्गीकरण समझा और जाना। अब हम लोग देखें कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उपयोग। जो प्राकृतिक संसाधन है वो सब जगह एक समान नहीं है। कहीं पर कोयला है, कहीं पर लोहा है ज़मीन के नीचे, कहीं पर पेट्रोल है ज़मीन के नीचे, कहीं पर दूसरे धातु का अयस्क उपलब्ध है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ज़मीन का रूप होता है, जलवायु होती है, समुद्र से उसकी ऊंचाई होती है, समुद्र से उसकी दूरी होती है, जो अक्षांश होता है, इन सभी कारणों से प्राकृतिक संसाधन का वितरण ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर होता है। जो ज़मीन के नीचे जो उपलब्ध हैं वे भी संसाधन, और जो ज़मीन के ऊपर उपलब्ध है जैसे पहाड़ हुए, जंगल हुए, नदी हुए, समुद्र हुए, ये सब जलवायु, उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांश और उसका ज़मीन का जो रूप है इस पर निर्भर करता है। इसलिए संसाधनों का वितरण प्रकृति ने, जो प्राकृतिक संसाधन है वह समान नहीं है, सब जगह अलग अलग है। कहीं पर हम देखते हैं कि मरुस्थल है, कहीं पर देखते हैं कि सघन वन है, कहीं उपजाऊ भूमि है तो कहीं पहाड़ है। अब भारत में ही देख लें, भारत के अगर हम लोग राजस्थान साइड देखते हैं तो उधर मरुस्थल है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है वह जब दक्षिण से केरल साइड से जब शुरू होता है और वह बंगाल की खाड़ी में फिर मॉइस्चर गेन करते हुए जब वह लौटता है, तो जो उसके बादल हैं, उसके जो वर्षा होती है वह बिहार, यूपी, दिल्ली होते हुए जब राजस्थान पहुंचती है तो उस बादल में नमी नहीं रहती है और वहाँ पर कम बारिश होती है। परिणाम है कि वहाँ मरुस्थल हो गया। अर्थात जलवायु के कारण वह इलाका में मरुस्थल ज़्यादा हो गया। तभी आपको हमने बताया कि संसाधन का एक कारण जलवायु भी है। अब ऊंचाई पर अगर हम चलते हैं, जितना ऊंचा जाएंगे उतना ही बर्फ मिलेगा, अलग तरह के वहाँ पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे। फिर जमीन का रूप कैसा है, समतल है कि वहाँ पर उबड़ खाबड़ है, क्या है, उस प्रकार से भूमि का निम्नीकरण होता है, फिर उस प्रकार भूमि का अपर्दन होता है और इसके कारण वहाँ पर अलग अलग प्रकार के संसाधन मिलते हैं। अब तकनीकी की जो ज्ञान है, हमारे पास जो नॉलेज उपलब्ध है, उसके आधार पर हम लोगों ने ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका दोहन करना शुरू किया। अब ज्ञान बढ़ा। एक समय तक, कुछ वर्ष पहले, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो कुवैत है या फिर ये जो मुस्लिम कंट्री है, इन्हें पता भी नहीं था कि इनके ज़मीन के नीचे अकूत संपत्ति छिपी हुई है। ये खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे थे
सिर्फ बालू ही बालू था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। लेकिन जब ईरान, इराक, ये सब लीबिया और ये सऊदी अरब, इन सब देशों में जब ज्ञान हुआ, विज्ञान का जो थोड़ा बहुत जानकारी लोगों को हुई, और वहाँ पर देश विदेश के वैज्ञानिक पहुँचे और उन लोगों ने वहाँ खोज की, अब पता लगाया कि इस रेगिस्तान, इस बालू वाली ज़मीन के नीचे तो अथाक पेट्रोल मौजूद है, और उन लोगों ने वहाँ से पेट्रोल निकालना शुरू किया। आज वह विश्व के एक धनी देशों में वहाँ जितने भी क्षेत्र हैं वे आते हैं, और विदेशी कंपनियां वहाँ पर तेल निकालती हैं, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान उतना उपलब्ध नहीं है। तकनीकी ज्ञान पश्चिमी देशों के पास उपलब्ध है, वे वहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि अशिक्षा के कारण कुछ देश अभी भी अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि यहाँ से तेल कैसे निकाला जाए। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ, विदेशी लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने वहाँ पर तेल निकालना शुरू किया, तो वह पेट्रोल उनके लिए सोना बन चुका है। इतना पैसा वहाँ कमाए और कमाते हैं। आज भी वहाँ अकूत संपत्ति उन लोगों के पास उसी रेगिस्तानी भूमि से है। वह प्राकृतिक संसाधन उन्हें अमीर क्या, महा अमीर बना चुका है। तो बच्चों, ये सभी निर्भर करता है कि आपके पास कितना तकनीकी ज्ञान है। और मैंने शुरू में बताया कि मानव भी एक संसाधन है, तो मानव ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस रेगिस्तानी भूमि से, या ऐसे उदाहरण एक और ले लें, जैसे मान लीजिए कि कोयला है, धनबाद झरिया में कोयला बहुत उपलब्ध है। वहाँ पर पहले सिर्फ समतल भूमि ही होगी या उबड़ खाबड़ पहाड़ी भूमि होगी। वहाँ पर पता लगाया गया कि यहाँ कोयला है, और विज्ञान के तकनीक के कारण वहाँ पर खुदाई शुरू हुआ, चाहे वो ज़मीन के नीचे जाकर या फिर खुले तौर पर, दोनों तरह से वहाँ कोयला निकाला जाता है, और उससे झारखंड एक समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ कोयला अथाह निकल रहा है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण होता है वह सब जगह बराबर नहीं है, क्योंकि कई मुद्दे हैं, कई कारक हैं, और उसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि उस प्राकृतिक संसाधन का हम लोगों ने किस प्रकार दोहन किया और कैसे अपनी आवश्यकताओं को उससे हम लोगों ने पूरा किया। तो बच्चों, इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ संसाधन के बारे में जाना और समझा। शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।